हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप चौधरी आप सभी का फ्यूचर क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपकी क्लास से जुड़ने की कोशिश करें और चीज़ें सीखने की कोशिश करें, क्योंकि अभी हमारी जो क्लास थी उसमें काफ़ी गैप हो गया था। 20 से 25 दिन का हमारा गैप हो चुका है आपकी हिस्ट्री की क्लास में। जो क्लास बंद कर दी गई थी आपकी डीएलएड की क्लास के कारण। कुछ कारण था कि डीएलएड के स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्लासेस बनानी थी, उनके एग्जाम थे, इसीलिए आपकी क्लास को रोक दिया गया था, विराम दे दिया गया था। लेकिन आज उसी चीज़ को देखते हुए कि बीटीसी के एग्जाम हो चुके हैं सेकंड सेमेस्टर के, आज हम फिर से अपनी हिस्ट्री की क्लास लेकर आ रहे हैं, इतिहास की क्लास लेकर आ रहे हैं और डेली रेगुलरिटी पे आपकी क्लास चलेगी और निरंतर चलती रहेगी। अब बिना किसी रुकावट के ये क्लास आपकी चलेगी और मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, समझेंगे और शेयर भी करेंगे। तो आपसे बस यही उम्मीद है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे मुझे मोटिवेशन उतना ही मिलता रहेगा। चलिए, हमने जो लास्ट टॉपिक था हमारा महाजनपद था। महाजनपद हमारे अपने जो टॉपिक था हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर, वो हम अपना कवर कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। आज उस टॉपिक से आगे एक टॉपिक आ रहा है हमारा मगध। मगध का उदय। मगध एक साम्राज्य था आपका और उसका उदय, कि उसका पहला जो शासक था वो किस वंश का था और पहला वंश हमारा कौन सा था, सेकंड वंश कौन सा था, कब तक हमारा ये मगध साम्राज्य चला, उसके बाद कौन आया। इसी तरीके से हमें पूरा डिटेल वाइज एक एक शासक के बारे में, हम एक एक वंश के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मगध का उदय, राइज ऑफ उदय, राइज ऑफ मगध। चलिए, पहला वंश था इसके अंदर हर्यक वंश। हर्यक वंश पहला वंश था आपका मगध साम्राज्य के अंदर। जो उसका समय था 544 से लेकर 492 बीसी। देखिए, डिफरेंट बुकों में आपको डिफरेंट बुकों में ये समय बदलता रहेगा, लेकिन हमको सिर्फ फोकस करना है अपनी एनसीईआरटी पर, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट फोकस करती है, गवर्नमेंट एग्जाम फोकस करते हैं हमारी एनसीईआरटी बुक पर, एनसीईआरटी की किताबों पर, और ये उसी से ही लिया गया है। ये बिल्कुल राइट समय है 544 से 492 बीसी। कहीं पे आपको मिलेगा 544 से लेकर 512 बीसी, कहीं पर आपको 502 तक मिलेगा, लेकिन जो एनसीईआरटी का मानना है वह है 544 से लेकर 492 बीसी। अब बात करते हैं हर्यक वंश की। हर्यक वंश के अंदर पहला शासक कौन हुआ? हर्यक वंश के अंदर पहला शासक हुआ बिंबिसार। कौन हुआ? बिंबिसार हर्यक वंश के अंदर पहला शासक हुआ और जिसे एक उपाधि दी गई, क्या कहा गया उसे? श्रेनिक। बिंबिसार सबसे पहला शासक होता है किसके अंदर? हर्यक वंश के अंदर। हर्यक वंश की स्थापना होती है 544 बीसी में। हर्यक वंश की स्थापना 544 बीसी में होती है और 492 बीसी तक चलती है। और जो बिंबिसार था उसे एक उपाधि दी गई, एक नाम दिया गया। क्या दिया गया? श्रेनिक। और वो नाम भी उसने अपने आप को खुद दिया था, जिसका मतलब होता है हेड ऑफ मिलिट्री। हेड ऑफ मिलिट्री, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। सेना का सर्वोच्च अधिकारी श्रेनिक, हेड ऑफ मिलिट्री किसे कहा गया? बिंबिसार को कहा गया। बिंबिसार कौन से वंश का इस संस्थापक था या किस वंश से संबंधित था? तो वह था हर्यक वंश से। और हर्यक वंश कौन से साम्राज्य का हिस्सा था, पार्ट था? तो वह था मगध का। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, कि प्राचीन भारत में श्रेनिक की उपाधि किसे धारण की गई है या श्रेनिक की उपाधि किसे मिली है? तो वो है मिली है आपकी बिंबिसार को। बिंबिसार ताल्लुक रखता था आपके मगध साम्राज्य से और वह था किसका? हर्यक वंश का प्रथम शासक था और संस्थापक था। क्वेश्चन पूछा जाएगा हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। नोट कीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार ने क्या किया? बिंबिसार ने बहुत सारी बैटल्स की, युद्ध किए, और उसमें एक महत्वपूर्ण उनका युद्ध रहा, वह था उनका अंग। अंग एक क्या था? महाजनपद था। मैंने आपको बताया था इससे पहले जो हमारी क्लास रही है, जिसने भी वह क्लास ना देखी हो एक बार उन क्लास को जाकर देख लें। प्ले लिस्ट में वे वीडियोज में क्लास पड़ी हुई है, उन क्लास को देखें, महाजनपद के बारे में पढ़ें और फिर इस क्लास को देखें, क्योंकि वो आपका क्या है? बेस है। देखिए एक महाजनपद था अंग, उस अंग को किसके द्वारा जीता गया? अंग को किसके द्वारा जीता गया? तो वह जीता गया बिंबिसार के द्वारा। बिंबिसार ने बहुत सारी बैटल की, युद्ध किए, जिसमें एक महत्वपूर्ण था क्या? अंग। अंग को किसके द्वारा जीता गया? बिंबिसार के द्वारा जीता गया। और अंग के राजा कौन थे? अंग के राजा थे ब्रह्मदत्त। चलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिंबिसार के द्वारा किस महाजनपद को जीता गया? तो वह जीता गया अंग को। और अंग के उस समय, जिस समय बैटल हुई, किसके बीच में? बिंबिसार के और ब्रह्मदत्त के बीच में, ब्रह्मदत्त के मध्य में। जब अंग पर अपना कब्जा किया बिंबिसार ने, तो उस समय अंग के राजा कौन थे? अंग के राजा थे ब्रह्मदत्त। क्वेश्चन पूछा जाएगा अंग के राजा कौन थे? तो अंग के राजा थे ब्रह्मदत्त। नोट कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। देखिए एक साइड तो जीत लेते हैं अंग को, कौन? बिंबिसार। एक साइड तो अंग को जीत लेते हैं बिंबिसार, एक अलग ही दिशा में चलते हैं हम। एक तरफ थे आपके परसेनजीत एक राजा हुए हैं, परसेनजीत। और परसेनजीत के द्वारा जीत लिया जाता है किसे? काशी को या वाराणसी। देखिए युद्ध चल रहा था, बैटल चल रही थी, बिंबिसार के द्वारा जीत लिया जाता है अंग को, और परसेनजीत के द्वारा जीत लिया जाता है काशी को या वाराणसी वासी को। परसेनजीत के द्वारा जीत लिया जाता है काशी को या वाराणसी को। और परसेनजीत कहां के शासक थे? परसेनजीत थे कौशल के शासक। कौशल। देखिए आपने महाजनपद में पढ़ा था अंग, आपने पढ़ा था कौशल। अंग के जो राजा थे ब्रह्मदत्त, उनको तो जीत लेते हैं बिंबिसार, अंग को जीत लेते हैं बिंबिसार। और एक थे आपके कौशल महाजनपद था, उसके जो राजा थे परसेनजीत, वे जीत लेते हैं काशी को या वाराणसी को। चलिए नोट कीजिए। उम्मीद करता हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा तो आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि जो आपके क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कहीं से। आजकल थोड़ा पैटर्न एग्जाम का बदल चुका है, एग्जाम का पैटर्न इतना बदल चुका है कि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं उठ कर आते आपके। क्वेश्चन आते हैं आपके बेसिक से, आपकी जड़ से क्वेश्चन उठ कर आते हैं। जो इस चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, इन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं कि उसके संस्थापक कौन था। संस्थापक हमने सबसे पहला राजा पढ़ लिया या हमने सबसे बाद का राजा पढ़ लिया, लेकिन जो चीजें उसके बीच में हुई, उसके द्वारा जो बैटल की गई, उसके द्वारा जो संधि की गई, उन चीजों को हम छोड़ देते हैं और लीग से बिल्कुल ही हट जाते हैं, डिफरेंट दिशा में चले जाते हैं। और फिर हम पेपर में देखते हैं कि चीजें कहते हैं कि आउट ऑफ कोर्स है, वो आउट ऑफ कोर्स नहीं होता, वो हमने पढ़ा हुआ नहीं होता। वे चीजें हमने पढ़ी हैं, वो हमारे कोर्स में था, हमने ऊपर से और नीचे से पढ़ी है, हमने मध्य से मिडिल में से नहीं पढ़ी है, और क्वेश्चन वहीं से उठकर आ जाता है। चलिए, तो हमें चीजों को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है, मध्य ही पढ़ना है, हमें किसी भी चीज को नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को नहीं छोड़ेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो हम उसे अच्छे से कवर कर लेंगे। चलिए, परसेनजीत कौशल को जीत लेते हैं। परसेनजीत जो कौशल के राजा हैं वह काशी को जीत लेते हैं, और आपके बिंबिसार अंग को जीत लेते हैं। कौशल के राजा परसेनजीत जी के काशी जीतने के बाद बिंबिसार क्या करते हैं? बिंबिसार एक संधि करते हैं, किसके साथ? परसेनजीत जी के साथ, परसेनजीत के साथ।
बिंबिसार एक संधि करते हैं, वह कहते हैं प्रसेनजीत को कि मैं तुम्हारी सिस्टर से, मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूं। और प्रसेनजीत मान जाते हैं, उनके मध्य एक संधि हो जाती है और विवाह हो जाता है किसका? प्रसेनजीत की सिस्टर का। किससे हो जाता है? बिंबिसार से। प्रसेनजीत की सिस्टर का विवाह हो जाता है बिंबिसार से। अब देखिए, पहले ही बिंबिसार किसके राजा थे? वह थे मगध के। उसके बाद उन्होंने जीत लिया अंग। अंग जीतने के बाद प्रसेनजीत कहाँ के राजा थे? कौशल के। वहां से कर ली उनकी बहन से उन्होंने शादी, तो वो हो गया उनके दहेज में। और प्रसेनजीत ने क्या जीता था? काशी। तो बिंबिसार का काशी पर भी अधिकार हो गया, क्योंकि वह बन गए उनके क्या? रिलेटिव। बिंबिसार से मगध, अंग, काशी और कौशल, 4 महाजनपदों पर अधिकार कायम हो गया। किसका? बिंबिसार का। और प्रसेनजीत की और सिस्टर थी जिसकी शादी हुई थी किससे? बिंबिसार से। उसका नाम क्या था? कौशला देवी। क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रसेनजीत की बहन या बिंबिसार की वाइफ, पत्नी का क्या नाम था? तो वह था कौशला देवी। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कौशल की राजकुमारी का क्या नाम था? कौशल की राजकुमारी का नाम था कौशला देवी। क्या नाम था? कौशला देवी। चलिए नोट कीजिए। बिंबिसार के विवाह करने के बाद कौशला देवी से तो उन्हें क्या मिला? दहेज में मिला क्या? काशी। काशी किसने जीता था? प्रसेनजीत ने जीता था। प्रसेनजीत ने काशी जीता था और वो दहेज में किसे दे दिया? बिंबिसार को दे दिया। चलिए नोट कीजिए। देखिए, 4 महाजनपद कब्जे में थे किसके? बिंबिसार के। एक और इनके कब्जे में करा देते हैं। क्या? एक महाजनपद था वज्जी। देखिए, वज्जी क्या था? वज्जी। वज्जी के राजा थे चेतक। वज्जी के राजा का क्या नाम था? चेतक। और चेतक की लड़की थी, क्या नाम था? चिलना। चेतक की लड़की का क्या नाम था? चिलना, डॉटर। देखिए, 4 राज्य या 4 महाजनपद पहले से ही किसके द्वारा अंडर में आ चुके थे? बिंबिसार के। बिंबिसार क्या करते हैं? अपने व्यवहारिक के कारण एक संबंध बनाते हैं, एक संधि करते हैं किससे? वज्जी के राजा चेतक से। और चेतक की लड़की होती है चिलना। चिलना से शादी कर लेते हैं कौन? बिंबिसार। चिलना से शादी करने के बाद बिंबिसार का जो साम्राज्य होता है, जो क्षेत्र होता है, वो और भी अधिक बढ़ जाता है और उसका अधिकार कहां पर भी कायम हो जाता है? वज्जी पर भी कायम हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, वज्जी की किस राजकुमारी से बिंबिसार ने विवाह किया या विवाह किया गया? तो वह थी आपकी चिलना। क्वेश्चन पूछा जाएगा, वज्जी की राजकुमारी का क्या नाम था? तो वह थी चिलना। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिंबिसार की पत्नी का क्या नाम था? तो उसका नाम था चिलना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिलना से लेटेस्ट जितने भी एग्जाम हुए हैं, यहां से क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपको, कौशला देवी से और चिलना से। अभी तक हमने 2 उनकी पत्नियों की बात करी है, 2 उनके विवाह की बात करी है। एक विवाह था कहां से? एक विवाह था कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से और दूसरा विवाह था वज्जी की राजकुमारी चिलना से। और चिलना के पिता या वज्जी के राजा का क्या नाम था? चेतक। चलिए नोट कीजिए। चलिए नोट कीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो आपके काम आने वाले हैं। देखिए, आपके महावीर स्वामी जी थे, आपके महावीर स्वामी जी और महात्मा बुद्ध जी। कौन थे? महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। महावीर स्वामी तीर्थंकर थे कौन से धर्म के? तो वह थे जैन धर्म से।
और आपके महात्मा बुद्ध जी किससे थे? बौद्ध धर्म से। देखिए महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी को, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन शासक किसे माना गया है? समकालीन शासक। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये चीजें है ना आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये किसी भी बुक में भी इस तरह की चीजें आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। मैं बिल्कुल एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं और चीजें मैं आपकी जीरो लेवल से लेकर हायर यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, जीरो से लेकर हायर तक का पढ़ रहे हैं हम। समकालीन शासक किसे कहा गया है? समकालीन शासक। देखिए महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जी के समकालीन शासक कहा गया है बिंबिसार। बिंबिसार। समकालीन से अब तात्पर्य क्या है कि समकालीन है क्या? समकालीन का मतलब होता है जो पीरियड महात्मा गांधी और महावीर स्वामी जी का चल रहा था, समय, जिस समय पर महात्मा बुद्ध जी और महावीर स्वामी जी अपना जीवन व्यापन कर रहे थे, चल रहे थे, उसी समय पर एक राजा हुआ करते थे, क्या नाम था? बिंबिसार। बिंबिसार भी उन्हीं के समय के हैं, किस समय के? जिस समय में रहते थे आपके महात्मा बुद्ध जी और महावीर स्वामी जी। क्वेश्चन पूछा जाएगा बिंबिसार को किसके समकालीन कहा गया है? तो उन्हें कहा गया महावीर स्वामी जी के और आपके महात्मा बुद्ध जी के। चलिए नोट कीजिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जो बिंबिसार के बाद अब अगला जो राजा बनता है, अगला राजा कौन बनेगा? आपके हर्यक वंश का, हर्यक डायनेस्टी का अजातशत्रु। सेकंड पे आ जाइए। अजातशत्रु सेकंड राजा था कौन? अजातशत्रु। और उत्तराधारी किसका था? बिंबिसार का। बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा अजातशत्रु किस वंश से ताल्लुकात रखता है या संबंध रखता है? तो वह रखता है आपके हर्यक डायनेस्टी से, हर्यक वंश से। अजातशत्रु के पिता कौन थे? तो वह थे बिंबिसार। चलिए एक स्पेशल नाम दिया गया है अजातशत्रु को, क्या? कुनिक। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कुनिक नाम से किस शासक को बतलाया गया है, पहचाना गया है, या कुनिक नाम किस शासक का था? तो वह था अजातशत्रु का। क्वेश्चन पूछा जाएगा अजातशत्रु को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो वह जाना जाता था कुनिक। और क्वेश्चन जो आएगा ना यहीं से उठकर आएगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा अजातशत्रु को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो कुनिक। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कुनिक किस वंश का शासक था या किस वंश का राजा था? तो वह था आपका हर्यक वंश का। और हर्यक वंश कहां का था? आपका मगध साम्राज्य। चलिए नोट कीजिए। चीजें बहुत अच्छी कराई जा रही है आपकी। देखिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बहुत ही क्रूर और बहुत ही गलत काम किया। वो क्या? इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी। किसने कर दी? अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। और अजातशत्रु के पिता कौन थे? उसके पिता थे बिंबिसार। देखिए बिंबिसार पिता हुआ करते थे अजातशत्रु के, और बिंबिसार ही हर्यक डायनेस्टी के कौन थे? संस्थापक थे। लालच, लोभ इतना था अजातशत्रु के अंदर, कुनिक के अंदर, कि वह इतना भी समय नहीं दे पाया, या उसके अंदर इतनी भी सहनशीलता नहीं थी कि उसके पिता के मरने के उपरांत कि राजा तो वह ही बनेगा, लेकिन उसने अपने पिता की हत्या कर दी। उसने अपने आप को राजा बनने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए उसने अपने ही पिता की हत्या कर दी। और बहुत ही गलत काम किया गया उसके द्वारा। क्या किया गया? अपने पिता की हत्या। कौन थे उनके पिता? बिंबिसार। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
चलिए, अजातशत्रु ने एक और गलत काम किया। वह क्या? उन्होंने कौशल पर हमला, कौशल पर हमला कर दिया, हमला कर दिया। और किसे डिफीट किया? डिफीट किया उन्होंने, हराया किसे? प्रसेनजीत को। प्रसेनजीत कौन था? प्रसेनजीत कौन था? प्रसेनजीत था अजातशत्रु का कौन? मामा, अजातशत्रु का मामा। क्योंकि प्रसेनजीत की बहन हुआ करती थी एक कौशला देवी, जिसकी शादी किससे हुई थी? बिंबिसार से हुई थी। और बिंबिसार को दहेज में क्या मिल गया था? काशी। लेकिन बिंबिसार के ही पुत्र अजातशत्रु ने अपने मामा के ही घर पर कौशल पर हमला कर दिया और प्रसेनजीत अपने मामा को हरा दिया, डिफीट कर दिया। और एक संधि की और वह संधि बहुत ही गलत संधि बताई गई है हमारे इतिहास में। वजीरा, वजीरा नामक एक लड़की थी, राजकुमारी थी। कहां की? कौशल की। किसकी लड़की थी? प्रसेनजीत की पुत्री। और वजीरा से विवाह कर लिया, वजीरा से विवाह कर लिया, विवाह कर लिया। देखिए, अपने ही मामा की लड़की से अजातशत्रु ने विवाह कर लिया प्रसेनजीत को हराकर। प्रसेनजीत को हराकर अजातशत्रु ने अपने ही मामा की लड़की वजीरा से विवाह कर लिया। और इस विवाह में प्रसेनजीत के द्वारा अजातशत्रु को दहेज में क्या दिया गया? दहेज में दिया गया आधा कौशल, दहेज में दिया गया आधा कौशल। देखिए, कहानी के रूप में पढ़िए, एक बार और पढ़िए। अजातशत्रु सेकंड एम्पायर बना, सेकंड शासक बना। किसका? हर्यकवंश का। अपने पिता की हत्या कर बिंबिसार की हत्या कर। अजातशत्रु को एक दूसरे नाम से जाना गया, उसका दूसरा नाम था कुनी। अजातशत्रु के द्वारा कौशल पर हमला कर दिया गया और वहां के राजा, उनके मामा प्रसेनजीत को उन्होंने पराजित कर दिया। और प्रसेनजीत की लड़की से उन्होंने शादी की, वजीरा, जिसका नाम था वजीरा। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, वजीरा किस साम्राज्य की राजकुमारी थी? तो वह थी कौशल की। प्रसेनजीत की लड़की का क्या नाम था? तो उसकी लड़की का नाम था वजीरा। और वजीरा से विवाह कर लिया अजातशत्रु ने, जिसमें प्रसेनजीत ने दहेज में दिया अजातशत्रु को क्या? आधा कौशल, अपना आधा साम्राज्य दे दिया उसने। किसे? अजातशत्रु को। चलिए, नोट करिए। चलिए, जितने भी कार्य अजातशत्रु के द्वारा किए गए, सारे ही कार्य गलत किए गए। उसने सबसे बड़ा कार्य क्या किया? अपने मामा को ही डिफीट किया और अपनी मामा की ही लड़की से शादी की। फिर एक महासाम्राज्य था, महाजनपद था, क्या नाम था? वज्जी, जिसे किसने जीता था? जीता नहीं था एक तरीके से। उस वज्जी की राजकुमारी से शादी की थी किसने? बिंबिसार ने, अजातशत्रु के पिता ने। अजातशत्रु ने क्या किया? लगातार 16 साल तक लगातार हमला किया या कोशिश जारी रखी और वज्जी के सेनापति से मिलकर वहां पर फूट डालकर वज्जी जीत लिया। देखिए, वज्जी भी एक बहुत ही मजबूत कह सकते हैं, एक अच्छा कह सकते हैं महाजनपद था। अजातशत्रु ने क्या किया? लगातार 16 साल तक उसने कोशिश की, हमला किए किस पर? वज्जी पर, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली।
उसने क्या किया, वहां के जो सेनापति थे, वहां के सेनापति थे या राज्य के मिनिस्टर बोल सकते हैं एक तरीके से, बोल दीजिए राज्य के मिनिस्टर को उसने क्या क्या अपने साथ मिला लिया और फूट डलवाकर किसे जीत लिया, फूट डलवाकर जीत लिया किसे, वज्जी को। चलिए नोट कीजिए, इसकी कहानी भी कहां खत्म हो जाती है, वज्जी को जीतने के बाद कहानी खत्म हो जाती है अजातशत्रु की। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर अब हम तीसरे शासक की बात करेंगे। तीसरा शासक था, क्या था, उदयन। हर्यक डायनेस्टी के तीसरे शासक हुए हैं कौन, उदयन। चलिए, हर्यक डायनेस्टी के तीसरे शासक हुए हैं उदयन, और इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण पैलेस पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र की स्थापना की गई, पाटलिपुत्र की स्थापना की गई, किसके द्वारा, उदयन के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाएगा पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वह की गई उदयन के द्वारा। उदयन किस डायनेस्टी के शासक थे, तो वह थे आपके हर्यक डायनेस्टी के शासक, और वह बिंबिसार के पुत्र और अजातशत्रु के पुत्र थे, कौन, उदयन। चलिए, और इस पाटलिपुत्र की स्थापना करने के बाद मगध की जो राजधानी बनाई उदयन ने, किसे बनाया, पाटलिपुत्र को, पाटलिपुत्र को ही उदयन ने क्या बनाया, राजधानी बनाया, कहां की, मगध की। चलिए, जो पाटलिपुत्र है वह कहां पर पड़ता है, तो वह पड़ता है आपके गंगा व सोन नदी के तट पर या संगम पर, सोन नदी के संगम पर। देखिए, जहां गंगा और सोन नदी, नदियों की बात करेंगे हम आपकी ज्योग्राफी में, अभी मैं आपको सिर्फ बता देता हूं, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की गई। जो पाटलिपुत्र था, गंगा व सोन नदी के संगम पर उसे बसाया गया और अपनी राजधानी बनाई गई उदयन के द्वारा। किसकी, मगध की राजधानी उदयन के द्वारा बनाई गई पाटलिपुत्र को, वह थी आपकी सोन और गंगा नदी के संगम पर। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, पाटलिपुत्र किस नदियों के, किन नदियों के संगम पर बनी हुई थी, तो वह थी आपकी सोन और गंगा। चलिए, इनकी कोई ज्यादा महत्वपूर्ण उपलब्धियां नहीं थी। इसके बाद इनके बाद जो अंतिम शासक हुए हैं, अंतिम शासक हुए हैं नागदासक। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हर्यक डायनेस्टी के अंतिम शासक का क्या नाम था, तो वह था नागदासक। नागदासक अंतिम शासक हुए हैं कहां के, मगध साम्राज्य के हर्यक डायनेस्टी के अंतिम शासक। पहले शासक कौन थे, पहले शासक थे बिंबिसार, बिंबिसार के बाद कौन बने, अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद कौन बने, उदयन, और जो सबसे आखिरी शासक, उदयन के बाद कोई भी ऐसा योग्य शासक नहीं था जो इस डायनेस्टी को आगे बढ़ा सके, इस साम्राज्य को आगे बढ़ा सके। और अंतिम शासक कौन हुआ है, अंतिम शासक हुआ है नागदासक। क्वेश्चन आने की संभावना होती है पहले और आखिरी से। पहला पूछ लिया जाएगा आपका बिंबिसार, और आखिरी हर्यक डायनेस्टी का आखिरी शासक था कौन, नागदासक। चलिए नोट कीजिए। अब बात करते हैं अगली डायनेस्टी की। अगली डायनेस्टी आ जाती है आपकी कौन सी, शिशुनाग। सेकंड डायनेस्टी है आपकी शिशुनाग। सेकंड वंश। चलिए लिखिए, सेकंड डायनेस्टी थी आपकी हर्यक वंश के बाद मगध की शिशुनाग।
शिशुनाग कौन थे? शिशुनाग ही इस वंश के संस्थापक थे। शिशुनाग ही कौन थे? इस वंश के संस्थापक थे। उनके नाम पर ही इस वंश का नाम पड़ा क्या? शिशुनाग। और शिशुनाग कौन हुआ करते थे? वह नागदासक के मंत्री थे। मंत्री देखिए, हर्यक वंश के अंतिम शासक थे नागदासक, और नागदासक की हत्या कर देते हैं शिशुनाग। और शिशुनाग एक नई डायनेस्टी को बनाते हैं, नई डायनेस्टी के संस्थापक होते हैं। उस डायनेस्टी का नाम होता है क्या? शिशुनाग वंश। और पहले वहां के राजा का पहले किंग का नाम था शिशुनाग। इनके द्वारा क्या किया गया? इनके द्वारा एक युद्ध लड़ा गया, एक बैटल लड़ी गई। कहाँ की? अवंती की, जहां के राजा होते थे कौन? चंड प्रबोध। चंड प्रबोध कहाँ के राजा थे? अवंती। देखिए, शिशुनाग के द्वारा एक बैटल लड़ी गई, एक युद्ध लड़ा गया। युद्ध कहाँ का था? अवंती का युद्ध। और अवंती के जो शासक थे, राजा थे, कौन थे? चंड प्रबोध। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा अवंती के राजा कौन थे? तो वह थे चंड प्रबोध। शिशुनाग के द्वारा किसे पराजित किया गया? चंड प्रबोध को पराजित किया गया, और वह अवंती के राजा हुआ करते थे। चलिए, सेकंड शासक थे इस वंश के कालाशोक। चलिए नोट कीजिए, इनके द्वारा कोई भी विक्ट्री नहीं दी गई। इनके द्वारा कोई भी युद्ध नहीं किया गया। देखिए, शिशुनाग के बाद जो सेकंड शासक बनते हैं वह बनते हैं कालाशोक। इनके द्वारा कोई भी युद्ध नहीं लड़ा गया और ना ही कोई विक्ट्री की गई। लेकिन इनके शासनकाल के समय ही एक संगीति हुई, बौद्ध संगीति, जिसे कहा गया है बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति थी वह कौन सी? सेकंड। और वह कहां पर आयोजित हुई थी? वैशाली में। क्वेश्चन पूछा जाएगा बौद्ध सेकंड संगीति, बौद्ध सेकंड कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई? वैशाली में हुई। किस राजा के समक्ष हुई या किस राजा के समय पर हुई? तो वह हुई आपकी कालाशोक के समय पर। और उस कालाशोक किस वंश से संबंधित थे? तो वह थे आपके शिशुनाग डायनेस्टी से, शिशुनाग वंश से। चलिए नोट कीजिए, कालाशोक एक महत्वपूर्ण पर्सन रहे हैं। महत्वपूर्ण पर्सन वे बैटल से नहीं रहे या किसी भी युद्ध से नहीं रहे, वे रहे हैं उनके समय में एक बौद्ध कॉन्फ्रेंस हुई, बौद्ध संगीति हुई। सेकंड बौद्ध संगीति कहां पर हुई? वैशाली में हुई। और वैशाली में उस समय के राजा कौन थे? कालाशोक राजा थे। किस डायनेस्टी के? शिशुनाग डायनेस्टी के। और जब हमने बात करी ली है बौद्ध संगीति की सेकंड संगीति की, तो जान लीजिए पहली संगीति कहां पर हुई? तो पहली संगीति हुई है आपकी राजगृह में, राजगृह या पाटलिपुत्र। पहली संगीति हुई राजगृह या पाटलिपुत्र में, और सेकंड संगीति हुई आपकी कहां पर? वैशाली में। और उस समय राजा कौन थे? उस समय राजा थे कालाशोक। और पाटलिपुत्र राजगृह में कौन थे उस समय? राजा अजातशत्रु। चलिए, आज के लिए मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा। ये आपका जो वंश था शिशुनाग भी समाप्त हो जाता है। आज हमने आपके दो वंश, हर्यक वंश और शिशुनाग वंश को कंप्लीट किया। इनके बारे में हमने 3 जो महत्वपूर्ण शासक रहे आपके हर्यक वंश के, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु रहे, अजातशत्रु के बाद उदयन रहे, और अंतिम शासक आपके नागदासक रहे। नागदासक के मंत्री ही के द्वारा, शिशुनाग के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है, और एक नए राज्य का या एक नए वंश का
बनाते हैं, एक नए वंश को बनाते हैं, नए वंश का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं जिसका नाम होता है शिशुनाग। शिशुनाग के पुत्र होते हैं कालाशोक। कालाशोक के समय पर एक बौद्ध संगीति होती है, बौद्ध सेकंड कॉन्फ्रेंस होती है वैशाली के अंदर। ठीक है, तो आज हमने इतनी चीजें पढ़ी, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्वेश्चन उठकर आएंगे तो यहीं से उठकर आएंगे। हमने बेसिक से लेकर अपर लेवल तक का पढ़ा। कल हम बात करेंगे आपकी नंदवंश की, नंदवंश की बात करेंगे, नंदवंश के संस्थापक की बात करेंगे, नंदवंश के अंतिम शासक की बात करेंगे, और नंदवंश के अंतिम शासक को कौन डिफीट करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य करेगा, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम मौर्य साम्राज्य की नींव रखेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और ज्यादा से ज्यादा आप क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं उतनी ही लगन और मेहनत और शिद्दत से अपनी क्लास को आगे निरंतर चलाता रहूंगा। चलिए धन्यवाद।